हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फ्रेश वाटर हैबिटेट के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने पॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था और पार्ट 2 में हम लेक्स या झीलों के बारे में स्टडी करेंगे। झीलें क्या होती हैं? झीलें एक फ्रेश वाटर हैबिटेट है जो बहुत बड़ी संरचना है और समुद्र से पृथक रहती है। उसे हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। अब झीलों की विशेषताएं अगर देखी जाए तो झील जो है स्थिर जल की बड़ी और विस्तृत संरचना है, मतलब स्टेगनेंट वाटर बॉडी है। दूसरा, यहाँ पर वातावरणीय कारकों की जो सामान्यतः स्थिर अवस्था पाई जाती है, मतलब जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं उनकी स्थिति स्थिर होती है। समुद्र से इसका सीधा संबंध नहीं होता है और इसमें थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन या ऊष्मीय स्थिरीकरण देखने को मिलता है। झीलें मेनली दो टाइप की होती है, प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें। इसी टाइप से खारे पानी की झीलें भी होती है और मीठे पानी की झीलें भी होती हैं। खारे पानी की झीलों में राजस्थान की सांभर झील, डिडवाना झील, पंचभद्रा झील, लूणकरणसर झील होती है। और मीठे पानी की झीलें में जयसमंद झील, राजसमंद झील, आना सागर, पुष्कर सागर और फाई सागर होती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं झीलों में थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की या ऊष्मीय स्तरीकरण की बात करते हैं तो झीलों में तीन टाइप के स्तर देखने को मिलते हैं। एपिलिम्नियन, अधिस्तर या अधिस्तर, दूसरा थर्मोक्लाइन या ताप प्रवण स्तर और तीसरा होता है हाइपोलिम्नियन या अधः स्तर या जिसे हम अधः स्तर भी कहते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे एपिलिम्नियन की। एपिलिम्नियन में ग्रीष्मकाल में जल चक्रण करने लगता है और उसका तापक्रम 25 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये अपन डायग्राम में यहाँ देखते हैं। ये जो लेयर आपको दिख रही है इसे हम बोलते हैं एपिलिम्नियन। तो गर्मी में क्या होता है कि झील की सरफेस का जो पानी होता है, सतह का पानी गर्म होकर के क्या करने लगता है? चक्रण करने लगता है। ठीक है, ये केवल कुछ गहराई तक ही सीमित होता है और जल की जो चक्रीय गति होती है इसके कारण इस क्षेत्र की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। कारण कि जल की गतियों से इस स्तर में क्या होता है कि ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की जो मात्रा है वो निरंतर जीवों को उपलब्ध होती रहती है। अब इसके फलस्वरूप होता क्या है कि यहाँ पर वेजिटेशन भी बढ़ जाती है और इस स्तर की विशेषता यह भी होती है कि यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिलता है। मतलब ये लेयर में आप देखोगे तो यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फिर धीरे धीरे नीचे जाते जाते यहाँ पर कितना देखने को मिलता है? 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सेकेंड आता है थर्मोक्लाइन लेयर। थर्मोक्लाइन लेयर जो है जिसे हम मेटालिम्नियन भी कहते हैं, ये एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन के बीच का स्तर होता है। इस स्तर के ऊपर का जो जल है, जो एपिलिम्नियन का जो वाटर है, वो गर्मियों में क्या करता है? चक्रण गतियां करता है, जबकि इसके नीचे के जल स्तर जो है इसमें कोई भी चक्रण नहीं होता है। और सर्दियों में जो थर्मोक्लाइन लेयर होती है वो चेंज हो जाती है। गर्मियों में इस स्तर के जो ऊपर की ओर जो टेम्परेचर है वो तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और यहाँ नीचे की ओर जो टेम्परेचर रहता है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइपोलिम्नियन की। ये झील का सबसे निचला स्तर है और इसको हम ठंडे जल का स्तर भी कहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 5 से 7 के बीच में रहता है। हमने देखा ही था कि थर्मोक्लाइन का जो टेम्परेचर है यहाँ 7 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 7 से 5 जो है हाइपोलिम्नियन का टेम्परेचर रहता है। तो देखिए सबसे कम टेम्परेचर है, इसलिए इसको ठंडे जल का स्तर भी कहते हैं। और यहाँ का जो स्थिर जल है इसमें वेजिटेशन नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर लाइट ही नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, अब आप ये डायग्राम देखिए। अब हम बात करते हैं, ये समर है और ये विंटर है। तो विंटर के टाइम में आप देखेंगे कि जैसे ही झीलों का टेम्परेचर कम होने लगता है तो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन प्रभावित होता है। ऐसा स्ट्रेटिफिकेशन अपने को यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, सरफेस का पानी जो है यहाँ पर वो ठंडा होने लगता है और इससे एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन की जल का टेम्परेचर, मतलब ये जो लेयर थी एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन, इनके जो वाटर का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बदल करके एक जैसा होने लग जाता है और इस समय झील का पूरा पानी चक्रण करने लग जाता है और जो बीच का क्षेत्र जिसे थर्मोक्लाइन कहते हैं, ये वाला क्षेत्र ये विलुप्त हो जाता है। तो अब देखिए आप दो ही बचते हैं, एक ऊपर का स्तर है और एक नीचे का स्तर है। ठीक है, थर्मोक्लाइन विलुप्त हो जाता है। अधिक सर्दियों में जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो कम होने के साथ ही सरफेस के पानी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है और यहाँ ये पानी जमने लगता है और बर्फ की परत बन जाती है। ऐसी स्थिति में पानी बर्फ के नीचे ही चक्कर लगाने लगता है। अब यहाँ पानी सर्कुलेट करता रहेगा और ऊपर बर्फ की परत जमी हुई है। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, अब पानी बर्फ के नीचे चक्कर लगा रहा है
और वाटर का टेम्परेचर एक साल लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर बना रहता है टेम्परेचर। ठीक है, देखिए आप यहाँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बना हुआ रहता है। ठीक है, अब जल का टेम्परेचर एक साल लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है यहाँ पर, और इस समय ऑक्सीजन का वाटर में प्रवेश तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन भी प्रभावित होकर जीवों पर सीधा प्रभाव डालता है। ठीक है, अब हमने देखा है कि समर में तो आप इस टाइप का स्ट्रेटिफिकेशन देख सकते हैं, एपिलिम्नियन, थर्मोक्लाइन और हाइपोलिम्नियन, और विंटर में आप देखेंगे कि ऊपर जो है, अब बर्फ कब जमता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जमता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर हो जाता है, फिर इसके जस्ट नीचे 2 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ सिर्फ 2 लेयर देखने को मिलती है, एक सबसे ऊपर वाली और एक सबसे नीचे वाली, मतलब एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन देखने को मिलती है, या थर्मोक्लाइन नहीं होती है। जबकि आप स्प्रिंग और ऑटम में देखोगे तो ये तीनों ही लेयर आपको देखने को नहीं मिलेगी। पानी का जो यहाँ पे ओवरटर्न होता रहता है, और पानी का पूरा टेम्परेचर जो वो एक सा रहता है, लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। ठीक है, तो ये जो है पूरा थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन है। अब बात करते हैं हम लाइट स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक की, या झील में प्रकाशीय स्तरीकरण की। तो वाटर में लाइट पेनिट्रेशन क्षमता के आधार पर गहरी झीलों में 3 लेयर बन जाते हैं। पहला होता है फोर्टिक जोन, जिसे हम यूफोटिक जोन कहते हैं, दूसरा होता है डिस्फोटिक या ट्विलाइट जोन, और तीसरा होता है एफोटिक या मिडनाइट जोन। जो फोर्टिक जोन होता है ये लगभग 50 to 53 मीटर गहराई तक पाया जाता है, और यहाँ लाइट पूरी अच्छी तरीके से पहुंच पाती है, और लाइट पहुंच पाती है इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन भी होती है और फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पर अच्छा होता है। फिर जो सेकंड रीजन या जोन होता है जिसे डिस्फोटिक जोन कहते हैं, ये गहरी झीलों में लगभग 80 से 200 मीटर गहराई तक ये पाया जाता है, और यहाँ लाइट थोड़ी कम पहुंच पाती है। फिर जो एफोटिक या मिडनाइट जोन होता है ये लगभग 200 मीटर से 1000 मीटर तक की गहराई तक का जोन होता है, और यहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं पहुंच पाती, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एफोटिक जोन। ओके, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स। तो प्रोडक्शन क्षमता के आधार पर झीलों को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। फर्स्ट है ओलिगोट्रॉफिक, सेकंड यूट्रॉफिक, और थर्ड है डिस्ट्रॉफिक। पहली हम बात करते हैं ओलिगोट्रॉफिक लेक की। तो ओलिगोट्रॉफिक लेक कौन सी लेक होती है? तो ये झीलें ज्यादा पुरानी नहीं होती है और बहुत ही गहरी झीलें होती है। ये आप इस फोटो में देख सकते हैं, बहुत गहरी झीलें होती है, और ये एकदम साफ पानी आपको दिख रहा है। यहाँ का जो वाटर होता है वो ट्रांसपेरेंट वाटर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कम होते हैं, और इसकी फर्टिलिटी कम होती है, पीएच कम होती है, और जो एनपीके है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो है, और कैल्शियम है, उनकी कमी होती है इसमें, और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स कम है, मतलब पोषक पदार्थ कम है। तो इसमें पोषक पदार्थों की कमी के कारण ही इसका नाम रखा गया ओलिगोट्रॉफिक लेक। ट्रॉफिक मतलब पोषक पदार्थ, और ओलिगो मीन्स फ्यू, पोषक पदार्थ इसमें कम होते हैं। अगर पोषक पदार्थ ही नहीं तो इसमें वनस्पतियां और जंतु भी नहीं होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं यूट्रॉफिक लेक्स कौन सी होती है। तो ये झीलें जो होती है उथली झीलें होती है, जबकि ये झीलें गहरी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि कार्बनिक पदार्थ और फास्फोरस ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी कमी होती है, और इसकी फर्टिलिटी ज्यादा होती है। और इसमें देखिए इसके कंपैरिजन में इसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, तो फर्टिलिटी भी ज्यादा है, और वनस्पति और जीव भी ज्यादा होंगे। तो आपको इनमें देखिए वनस्पति दिखाई दे रही है। फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रॉफिक लेक्स की। तो इसमें ह्यूमस ज्यादा होता है, तो इस कारण से क्या होता है, ह्यूमस की उपस्थिति के कारण ये झीलें जो हैं वो उथली या गहरी जो है वो होती है। ठीक है, उथली भी हो सकती है और गहरी भी हो सकती है। अब इसमें ह्यूमिक एसिड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, इनकी अधिकता होती है, और साथ ही कार्बनिक पदार्थों की भी अधिकता पाई जाती है, और इलेक्ट्रोलाइट्स और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर कम होती है, और वनस्पति और जंतु वर्ग के जीव जो हैं वो भी यहाँ पर कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ झीलों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। और जो झीलों के जीव होते हैं, तो झीलों में भी वही जीव पाए जाते हैं जो तालाबों में पाए जाते हैं। वो पहले हमने पॉन्ड बायोटा में डिस्कस किया था, सेम वही लेक्स का बायोटा भी रहता है। थैंक यू।